हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक व्यवस्था यानी एजुकेशन सिस्टम। आज हम इस वीडियो में समाजशास्त्रियों द्वारा शैक्षिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। वैसे तो समाजशास्त्री फिलिप्सन कहते हैं कि शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है। तो हम पहले शिक्षा की परिभाषा को समझते हैं कि सरल अर्थ में अगर लिया जाए तो शिक्षा का अर्थ पुस्तकीय ज्ञान और लिखने पढ़ने से होता है। लेकिन अगर व्यापक दृष्टि से देखा जाए यानी एक बड़े पैमाने पर, तो ज्ञान एक संग्रह तथा मानव के चहुमुखी विकास से लिया जाता है। शिक्षा को परिभाषित करते हुए समाजशास्त्री दुर्खीम ने लिखा है कि शिक्षा अधिक आयु के लोगों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य शिशु में उन भौतिक और बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो इसके लिए संपूर्ण समाज और पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। यानी समाजशास्त्री दुर्खीम का कहना है कि शिक्षा को मानव के जो भौतिक और जो बौद्धिक और जो नैतिक विकास किए जाते हैं या फिर जो पर्यावरण से जोड़ा जाता है, उनको कहीं न कहीं इन्हीं विकास जो किए जा रहे हैं, यही शिक्षा है। इसी तरह से समाजशास्त्री बोगार्ड ने कहा कि शिक्षा को सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत और जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है। इस तरह से कई समाजशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से शिक्षा की परिभाषा को दिया। अगर हम कुल मिला के बात करें तो शिक्षा एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य बालक में मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और भौतिक गुणों का विकास करना है, जिसकी वह संपूर्ण पर्यावरण के साथ सफल अनुकूलन कर सके। शिक्षा मानव के आंतरिक और जो बाहरी गुण है उसका विकास करना होता है। शिक्षा के द्वारा ज्ञान और सांस्कृतिक जो विरासत है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी करना होता है। अब हम आदिम और आधुनिक समाजों में शिक्षा किस तरह से है इसको समझेंगे। देखिए, आदिम समाजों में तो क्या था कि पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं दिया जाता था। उस समाज में समाज और संस्कृति के प्रति जो अनुकूलन जो बनाई जाती थी परिस्थितियाँ, उस बारे में बताया जाता था। और साथ ही शिक्षण संस्थाएं भी नहीं हुआ करती थी। ज़्यादातर परिवार, समाज, नातेदार इन्हीं के द्वारा हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक संसाधनों द्वारा ही व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता था। और फिर मौखिक निर्देश द्वारा ये दंत मतलब जो लोक कथाएँ होती थी या लोकगीत, संगीत और आपसी तालमेल के द्वारा शिक्षा कहीं न कहीं प्रदान किया जाता था बच्चों को। और इसी तरह से शिक्षा में धर्म और नैतिकता के तत्वों की भी प्रधानता पाई जाती थी और अपने धर्म में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, यही सब सिखाया जाता था। आदिम शिक्षा सार्वभौमिक न होकर केवल कुछ लोगों और वर्गों तक ही सीमित थी। और ख़ास करके भारत में तो केवल द्विज जातियों को ही पठन पाठन और शिक्षा का अधिकार था। और आधुनिक समय में तो औद्योगिकरण के कारण शिक्षा के स्वरूप में कुछ अलगपन आया। जैसे कि पहले आदिम समाज में सार्वभौमिक नहीं थी शिक्षा, उसी प्रकार से आधुनिक का जो संसाधनों के कारण और औद्योगिक कारण शिक्षा सार्वभौमिक बन गई और सभी जाति, सभी वर्ग के लिए उपलब्ध होने लगी। औपचारिक रूप से शिक्षण संस्थाएं बनने लगी और वो शिक्षण संस्थाएं सभी को शिक्षा प्रदान करती थी। और इसी तरह से शिक्षा में कहीं न कहीं विशेषीकरण की जो प्रवृत्ति है वो पनपने लगी। आप कह सकते हैं कि जैसे कि अगर शिक्षण संस्थान द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है, एक तरह से वो विशेषीकरण के अंतर्गत आता है। आज चिकित्सा, कानून, व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान शिक्षा देने वाली विभिन्न संस्थाएं अब बन चुकी हैं। और साथ ही इन सभी शिक्षाओं के कारण ही कहीं न कहीं समाज में धर्मनिरपेक्षता की जो भावना है वो भी बढ़ी है। इसी विषय में समाजशास्त्री बोटोमोर कहते हैं कि आदिम और पूर्वकालीन समाजों में शिक्षा का विषय साहित्य कम और वैज्ञानिक अधिक हो गया है। यानी पहले से आज में जो बदला है उसमें यही है कि साहित्यिक का उतना बल नहीं दिखता जितना वैज्ञानिक प्रविधियों का बल दिखता है शिक्षा के अंतर्गत। अब इसी तरह से हम समझें कि शिक्षा की सहायता से कहीं न कहीं कितनी संस्थाएं बनी हैं जिन्होंने शिक्षा को अच्छी तरह से प्रदान करने का जो जिम्मा है खुद उठा रखा है। इस विषय को और सरल तरीके से बताते हुए समाजशास्त्री गिलन एवं गिलिन ने
लिखा कि आधुनिक युग की कुछ सहायक शिक्षण संस्थाएं जैसे कि प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि ये हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनके द्वारा भी समाज में को हमें ज्ञान और शिक्षा मिलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुस्तकों के माध्यम से सभी लोगों को शिक्षा सरलता से तो उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन इन सभी के कारण और ज्ञान प्राप्त होने लगा। आज बड़े बड़े पुस्तकालयों की स्थापना की गई है, जो ज्ञान के संचित कोश को और बढ़ाते हैं। रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा की उपयोगिता आज और बढ़ने लगी है, जो इनमें गीत, संगीत, नाट्य, वार्तालाप ये हैं, कहीं ना कहीं ये जन शिक्षा को और बढ़ाते हैं। अब वो चाहे अच्छे हो या बुरे, वो दोनों को ही बढ़ाते हैं। अब हम शिक्षा के कुछ प्रकार को भी जानते हैं। जैसे शिक्षा के पहले प्रकार है व्यक्तिगत और सामूहिक। देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं व्यक्तिगत, यानी कि अकेले पढ़ते हैं, जो अकेले शिक्षा ग्रहण करते हैं गुरु के द्वारा, तो उसे व्यक्तिगत शिक्षा कहते हैं। और जब हम क्लास वगैरह या स्कूल वगैरह में बहुत सारे बच्चों के साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसे सामूहिक शिक्षा कहते हैं। और दूसरे पॉइंट में शिक्षा का प्रकार है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब अध्यापक प्रत्यक्ष रूप से खड़ा होकर पढ़ाता है और बताता है, कुछ दिखाता है या बच्चों को बोल के कराते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप में क्या, वो सिर्फ उदाहरण देते हैं, बताते हैं। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मैं अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ा रही हूँ, या जो ज्ञान है, शिक्षा है, वो दे रही हूँ। तो अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये दो रूप भी हैं शिक्षा के प्रकार। और तीसरे पॉइंट में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। देखिए, जब हम कोई भी चीज़ पाठशाला वगैरह या विश्वविद्यालय या किसी संस्था द्वारा पढ़ते हैं, तो वो औपचारिक होता है। अनौपचारिक में हम जब परिवार वगैरह, पड़ोस या समाज द्वारा जो सीखते हैं, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। चौथे पॉइंट में है सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा। देखिए, सामान्य के अंतर्गत क्या है कि जब सामान्य रूप से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं समाज द्वारा, उसे सामान्य रूप में ही लेते हैं। लेकिन विशिष्ट में क्या होता है कि ज्ञान की जो विषय है उसमें और अत्यधिक लेते हैं, जैसे शिक्षा, कानून, उद्योग, इंजीनियरिंग, ये सभी इन सभी के अंतर्गत आ जाता है। पांचवें पॉइंट में है नकारात्मक और सकारात्मक शिक्षा। देखिए, इसे निषेधात्मक और निश्चयतात्मक शिक्षा भी कहते हैं। जब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए जब शिक्षक शिक्षा प्रदान करता है, तो उसे निश्चयात्मक यानी सकारात्मक शिक्षा कहते हैं। और जब बिना किसी उद्देश्य के और बिना किसी अच्छी शब्दावलियों के जब कोई शिक्षा दी जाती है, तो उसे निषेधात्मक या नकारात्मक शिक्षा कहते हैं, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है।